Hey guys, welcome back to the channel Your Classes. My name is Piyush and I welcome you to the series of fillers जो हम डेली शाम को कर रहे हैं। और आज से क्लास का टाइमिंग रहेगा शाम के 6 बजे, बिकॉज 4:30 बजे ही रन्ने मैम की क्लास होती है। उसके जस्ट बाद अगर हम फिलर्स करेंगे तो शायद इतना एक्टिवली आप इसमें रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप बढ़ा के इस क्लास को 6 बजे एडजस्ट कर दिया है। तो 6 बजे आपको डेली लाइव जुड़ना है मेरे साथ शाम को, और हम फिलर्स को आगे आगे करते चलेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन हम डेली करते चल रहे हैं, तो आज भी 20 क्वेश्चन हम करेंगे। 111 टू 130 क्वेश्चंस तक आज हम कवर करेंगे। इस क्लास की फ्री पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है योर क्लासेस का, एंड वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे क्लास में मैं पढ़ाऊंगा वो सारी पीडीएफ्स। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं स्लाइड्स को और देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे साथ में करते चलना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन 111, द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर। अब देखो यहाँ पे लिखा है ऑन, विद, डाउन एंड बैक। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। देखो, होल्ड बैक का मतलब क्या होता है? होल्ड बैक का मतलब होता है किसी भी अपने आप को कंट्रोल में रखना, है ना। अपना कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखना या नियंत्रण रखना को बोलते हैं होल्ड बैक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से होल्ड बैक बिल्कुल सही है, बट स्टिल हम देख लेते हैं और बाकी जो फ्रेजेस हैं उनका क्या मतलब होता है। देखो, होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं अपनी ग्रिप को कस के बनाए रखना तो उसको बोलते हैं होल्ड ऑन, है ना। या फिर होल्ड ऑन का मतलब ये भी होता है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, फिर आता है होल्ड विद। होल्ड विद का मतलब होता है किसी चीज़ से अग्री करना। होल्ड विद का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ में अग्री करना। ठीक, होल्ड डाउन का मतलब क्या होता है? लिमिट कर देना किसी चीज़ को। होल्ड डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को लिमिटेशन किसी चीज़ पे लगा देना, है ना, तो होल्ड डाउन बोलते हैं उसको। यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा? होल्ड बैक। क्लियर है? होल्ड बैक का मतलब होता है अपना कंट्रोल, अपने कंट्रोल को वापस गेन कर लेना, रिटेन कर लेना। ठीक है, तो होल्ड बैक विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। 112 देखिए, द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड डैश हर सेल्फ। प्लीज्ड जो वर्ब होता है, प्लीज्ड, ये किसके साथ अग्री करता है? हमेशा विद के साथ में अग्री करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 112 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए 113, डिजायर डैश सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन। डिजायर ये एक वर्ब है, अब ये किसके साथ में अग्री करेगा? सॉरी, यहाँ पे डिजायर क्या है? यहाँ पे डिजायर है नाउन। ये किसके साथ में एग्री करेगा? ये करेगा फॉर के साथ में एग्री। डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन। सेल्फ एक्सप्रेशन का जो डिजायर होता है, यानी कि डिजायर क्या है? नाउन। सेल्फ एक्सप्रेशन का जो डिजायर होता है ना, या सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए जो डिजायर होता है, वही सबसे बेसिक क्वालिटी होती है किसकी? मैन की। तो के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर यूज करते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। 114, the farmers suffered because the monsoon did not arrive dash time। क्या हो सकता है? arrive on time। ये तो बहुत सिंपल है, arrive on time। अच्छा, arrive के साथ में आफ्टर भी लगता है, लेकिन ये कब लगता है? जब काम किसी टाइम के बाद में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि बाद में तो आया है लेकिन टाइम पर नहीं आया है, तो टाइम पर के लिए क्या लगाते हैं? ऑन यूज़ करते हैं। अगला 115, द ब्राइड सेटल्ड डैश वेरी वेल इन द न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है, सेटल के साथ में जब हम डाउन लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? किसी जीवन को किसी एक नए सिरे से शुरू करने को बोलते हैं सेटल डाउन, है ना। नया एक सिरे से शुरू करने को बोलते हैं सेटल डाउन। तो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, द ब्राइड सेटल डाउन वेरी वेल इन न्यू एनवायरनमेंट। वहाँ पे वो एकदम सही तरीके से सेट हो गई और नया जो एटमॉस्फेयर था उसमें ब्राइड खुद को उसने ढाल लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक आता है सेटल ऑन। सेटल ऑन का मतलब होता है किसी डिसीजन को चूज़ करना, है ना, या फिर किसी डिसीजन को लेना, किसी चीज़ के लिए किसी डिसीजन को लेना बहुत ज़्यादा सोच समझ के, इसको बोलते हैं सेटल ऑन। क्लियर है? सेटल अप एंड सेटल ऑफ का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 116 देखो, आर यू रियली डिज़ायरस डैश विजिटिंग जापान। डिज़ायरस ये एक एडजेक्टिव है, इसके साथ में हम क्या लगाते हैं? डिज़ायरस का मतलब क्या होता है? विश होना किसी चीज़ के लिए, है ना, या फिर किसी चीज़ की मांग होना या डिमांड होना किसी चीज़ की, उसको क्या बोलते हैं? डिज़ायरस। किसके साथ अग्री करता है? ऑफ। आर यू रियली डिज़ायरस ऑफ विजिटिंग जापान। ठीक है, के लिए जापान विजिट करने के डिज़ायरस हो तुम, इच्छुक हो या नहीं हो, यहाँ पे ये मतलब निकल जाएगा। 117, व्हेन इंडियंस
फ्रॉम द साउथ मूव नॉर्थ दे फाइंड सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ क्वाइट डैश फ्रॉम देयर ओन। अब देखो स्ट्रेंज, सेपरेट, डिफरेंट, डाइवर्जेंट, ये सारे लगभग सेम लग रहे होंगे, है ना, देखने में सब सेम लग रहे हैं, लेकिन इनको कैसे यूज़ करेंगे ध्यान से समझना। देखो जब आप कहीं जाते हो, जैसे मान लो आप नॉर्थ के साइड में गए, ठीक, या आप जैसे मान लो साउथ के साइड में जैसे आप गए, तो क्या होगा, वहाँ के जितने भी रिचुअल्स होंगे वो होंगे तो एक्चुअली रिचुअल्स ही। जैसे यहाँ पे शादी कुछ और तरह से होती है और वहाँ पे शादी कुछ और तरह से होती है। अगर आप साउथ की जगह पे जाओ तो उनके थोड़े से अलग सिस्टम होते हैं, लेकिन इन दी एंड आपको समझ में तो आता है कि वहाँ शादी हो रही है, सारी रस्में वैसे ही हैं, कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं और कुछ चीज़ें थोड़े से डिफरेंट तरीके से होती हैं। जैसे उनका अटायर वगैरह अलग होता है हमसे काफ़ी ज़्यादा, है ना। लड़का जो होता है वो जो ग्रूम होता है वो लुंगी पहन के रहता है, तो कुछ ऐसा वहाँ पे सिस्टम होता है। तो डिफरेंट होता है हमारे उससे, हमारा जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट वर्ड जो है ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बाकी के मतलब भी देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेंज का मतलब ऐसी चीज़ जो आप कभी जानते ही ना हो, एकदम पहली बार ज़िंदगी में आप देख रहे हो, आपको कुछ भी पता ना हो उसके बारे में, ऐसा तो नहीं है, आपको मालूम है शादी हो रही है, सब कुछ वैसे ही है, बस उनके सिस्टम्स डिफरेंट है ना। सेपरेट का मतलब क्या हो जाता है, सेपरेट का मतलब होता है बिल्कुल अलग, जैसे ये शादी है और ये आपको पता ही नहीं कि क्या होता है दुनिया में, एकदम अलग चीज़ हो गई, ऐसा नहीं है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाएं। जैसे शादी है, वो शादी ऐसी हो कि आपको मालूम ही ना हो कि शादी क्या होता है, अब वहाँ गए आपने पहली बार सुना कि ये शादी होती है, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकलेगा। डिफरेंट होता है, इसका मतलब है जो भी चीज़ें फॉलो होती हैं वो जैसी आपने सुनी थी उससे थोड़ा सा अलग होती है, इसको हम डिफरेंट बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट या कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम समथिंग, ठीक है। 118 देखो, द स्काई इज ओवरकास्ट वी डैश द स्टॉर्म विल सून बर्स्ट। अब देखो यहाँ पे सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, गलत हो गया। ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, किसी चीज़ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो ये नेचुरल कैलामिटी, इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट हो सकता है या फिर होप हो सकता है। होप तब होगा जब आपको कोई हिंट नहीं दूर दूर तक, लेकिन द स्काई इज ओवरकास्ट हिंट मिल गई यहाँ पे, होप नहीं हो सकता, क्या होगा, एक्सपेक्ट करोगे आप। जब हिंट मिल जाती है तो हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि चीज़ें किसी एक तरह से होंगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो 119, पॉपुलेशन इंक्रीज डैश विद डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स हैज़ लेड टू ग्रेटली डेली हार्डशिप्स। अब देखो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज डैश विद डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ों को साथ में कंसिडर करने की बात हुई है। यहाँ पे होता है कपल्ड विद, कपल्ड विद का मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ों को एक साथ जब कंसिडर किया गया है, ठीक है। कपल्ड विद एक ईडियम है, एक फ्रेज है, ये फ्रेजल वर्ब है कपल्ड विद, इसका मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करना या फिर एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से लिंक करना। तो पॉपुलेशन इंक्रीज एक सिचुएशन है, इसको हमने डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व से लिंक किया है, इसलिए हमने यहाँ पे कपल्ड विद यूज़ किया है। जॉइंड हम डेटा या फिगर्स को करते हैं जनरली, या फिजिकल चीज़ों को। ऐड हम फिजिकल हम ऐड यूजुअली जो डिजिट्स होते हैं या फिर जो फिगर्स होते हैं उनको करते हैं। मिक्स्ड का मतलब है आप डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाएँ, वो मिक्स हो जाए एक दूसरे में, है ना। तो यहाँ पे ये सारे जो सेंसेस हैं 1, 3 और 2 ऑप्शंस के, ये यहाँ पे लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे कपल्ड विद एक फ्रेजल वर्ब होगा और इसका मतलब क्या निकलेगा कि एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से लिंक करके अगर हम देखें तो आदमी का जीवन जो है वो डेली डेली नई नई हार्डशिप्स यानी कि कठिनाइयों की तरफ अग्रसर होता जा रहा है, ठीक है। 120, द नेशनल एंथम इज डैश एट एवरी ऑफिशियल फंक्शन। अटर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ बकबका देना, ठीक। विस्पर्ड का मतलब होता है बुनबुनाना, बहुत धीरे धीरे, जो सीक्रेट बातें होती हैं या फिर जो अनइम्पॉर्टेंट बातें होती हैं उसको धीरे बोलते हैं। चैंटेड का मतलब होता है जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हो, सारे लॉजिकल है। संग, नेशनल एंथम हमेशा गाया जाता है, ठीक है। 121, द डॉक्टर टुक आउट हिज डैश टू एग्जामिन द पेशेंट। हॉरोस्कोप क्या होता है यार, हॉरोस्कोप होता है जब आप किसी का हाथ देखो या फिर उसके भविष्य के बारे में बताओ, है ना, उसको हॉरोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोप हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब बहुत छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना होता है। हॉरोस्कोप गलत है, माइक्रोस्कोप गलत है। टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप से हम दूर की चीज़ पास में देखते हैं। टेलीस्कोप किससे बना है, टेली से और स्कोप से, है ना। टेली का मतलब क्या होता है, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, तो दूर की चीज़ देखने वाला होता है टेलीस्कोप, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्टेथोस्कोप ऐसा डिवाइस होता है जिसको यूज़ करके आपकी हार्ट बीट्स वगैरह चेक करते हैं, जिसको हम आला शायद बोलते हैं हिंदी में, जो डॉक्टर्स अपने गले में लगाए रहते हैं। एग्जैक्टली आई डोंट नो द हिंदी वर्ड। स्टेथोस्कोप वो होता है जो डॉक्टर्स अपने गले में लगाए रहते हैं जिससे वो पेशेंट की हार्ट बीट्स को चेक करते हैं, ठीक है।
तो फोर्थ ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 122 द कैंडिडेट्स एक्सपोजिशन वॉज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। एक्सपोजिशन क्या होता है? जो उसने लिखा होता है, जो उसने प्रेजेंट किया होता है किसी के सामने, है ना, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री, फिर यहाँ पे ब्रेविटी लिखा है। ब्रेविटी क्या होता है? कोई भी चीज़ जब आप लिखते हो या फिर बोलते हो तो उसमें बहुत सेलेक्टेड वर्ड्स अगर आप यूज़ करते हो, उस क्वालिटी को बोलते हैं ब्रेविटी। और क्लैरिटी तो आपको मालूम ही है क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्स्पिक्यूअस, इनकम्प्रिहेंसिबल, रिमार्केबल। इनकम्प्रिहेंसिबल क्या होता है? जिसको समझा पढ़ा लिखा बूझा ना जा सके, दैट इज इनकम्प्रिहेंसिबल, यानी कि इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ये तो नहीं हो पाएगा, है ना यार, इतना अच्छा लिखा है उस बच्चे ने, ब्रेविटी यूज़ की है, यानी कि बहुत कम वर्ड्स को यूज़ किया और क्लैरिटी से लिखा है, तो इनकम्प्रिहेंसिबल तो इलॉजिकल हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एडिशनल या फिर कुछ ऐसा जिसमें आपको बहुत थोड़ा सा शाबाशी भरा कुछ हो जाए, वॉज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। नहीं, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। देखो, द कैंडिडेट्स एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन का मतलब सबसे पहले तो समझो एग्जैक्टली क्या होता है। एक्सपोजिशन का मतलब होता है फुल एक्सप्लेनेशन, किसी थ्योरी का पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, या फिर किसी प्लान का पूरा एक्सप्लेनेशन लिख देने को बोलते हैं एक्सपोजिशन। द कैंडिडेट्स एक्सपोजिशन वॉज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। अब ब्रेविटी और क्लैरिटी थी, इसके लिए क्या करोगे? आपको लगेगा कि यार वो बंदे ने बहुत अच्छा लिखा था, तो दैट इज रिमार्केबल। यानी कि किसी चीज़ को हम अपने दिमाग में बैसा लेते हैं, या फिर उस चीज़ को जब हम रिकॉल करते हैं, या फिर वो चीज़ हमारे दिमाग में एक इमेज कास्ट कर देती है, उसको हम बोलते हैं ये रिमार्केबल चीज़ है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत आसानी से देखने या फिर नोटिस करने वाली। यहाँ पे कॉन्स्पिक्यूअस नहीं होगा इसलिए क्योंकि उसने बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखा है, या फिर इंग्लिश में हिंदी नहीं लिख दिया है कि आप उसको बहुत नोटिस करने लगोगे, है ना। लिखा तो उसने नॉर्मली होगा, लेकिन आप उसको रिमार्केबल कब बनाओगे? जब आप उसको पढ़ोगे कि उसने ब्रेविटी यूज़ की, उसने क्लैरिटी से लिखा है, ठीक है, तो रिमार्केबल विल बी द एग्जैक्ट आंसर। 123 द न्यू इंडिया दैट नेहरू लेड कॉल्ड इटसेल्फ अ सोवरेन डैश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कैपिटलिस्ट, रिविजनिस्ट, पॉपुलिस्ट, सोशलिस्ट। इसका आंसर सबको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 सोशलिस्ट। फिर भी एक बार मीनिंग बता देता हूँ सबके। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई कंट्री गवर्न होती है किसी पार्टी से, ऐसी पार्टी जो बिलीव करे, जो ऐसा, जिसके बिलीव्स ऐसे हों जिसको ये लगे कि सबके राइट्स इक्वल हैं, हर इंसान का शेयर जो है कंट्री की वेल्थ में वो बराबर है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है वही मेन इंडस्ट्रीज़ को रूल करेगी, ऐसे लोग होते हैं सोशलिस्ट, ठीक है। तो इसके साथ में यही चीज़ एडेड थी। दूसरा देखिए, फिर लिखा है यहाँ पे, एक एक टर्म्स में बात करते हैं। सोशलिस्ट समझ में आ गया, फिर बात करते हैं कैपिटलिस्ट क्या होता है। कैपिटलिस्ट होता है एक इन्वेस्टर होता है कैपिटल का, जो बिजनेस में अपने पैसे लगाता है, उसको हम यूजुअली कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जिसके पास में बहुत सारे फंड्स होते हैं, बहुत सारा जिसके पास में पैसा होता है, वही जनरली उसमें इन्वेस्ट करता है, दैट इज़ कैपिटलिस्ट। मेन तो बात यही होती है। फिर आता है रिविजनिस्ट। रिविजनिस्ट कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो चेंज चाहता हो पॉलिटिकल सिस्टम में, है ना। क्यों चेंज चाहता हो? क्योंकि वो अग्री नहीं करता, जो भी सिस्टम्स बने उसमें अग्री नहीं करता है, उसको हम रिविजनिस्ट बोलते हैं। पॉपुलिस्ट कौन आदमी होता है? पॉपुलिस्ट ऐसा आदमी होता है जो बिलीव करता है एक ऐसी पॉलिटिक्स को, है ना, जो ओपिनियंस और विशेस को ले ऑर्डिनरी पीपल की विशेस और ओपिनियंस को ले। ऐसा आदमी कौन होता है? पॉपुलिस्ट होता है, ठीक है। फिर इसमें आ गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 124 देखो, यू वर्क हार्ड, यू वोंट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रिलिमिनरीज। अभी डैश यू वर्क हार्ड, यहाँ पे हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए। अगर तुम काम नहीं अच्छा करोगे तो तुम प्रिलिमिनरीज को या प्री एग्जाम्स को नहीं क्लियर कर पाओगे, ये बात मालूम है। तो इफ़ यहाँ से हट चुका है, लेस्ट भाई साहब नहीं हो सकती, क्योंकि लेस्ट के साथ में हमें शुड चाहिए होगा। यहाँ पे वुड, यहाँ पे विल नॉट लिखा हुआ है, शुड नहीं है, इसलिए लेस्ट नहीं हो सकता। अनटिल के यहाँ पे जरूरत नहीं, हमको पता है यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द एग्जैक्ट आंसर। 125 देखो, लास्ट ईयर आर कंपनी मेड अ डैश ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज़। क्या होता है, क्या कमाते हैं यार? कंपनी क्या कर लेती है? प्रॉफिट कमाती है ना, कुछ रुपए का। तो इस टर्म्स में जब भी आपको रुपीज़ के टर्म्स में लिखा रहेगा, हमेशा क्या किया जाएगा? प्रॉफिट कमाया जाएगा, ठीक है। मेड अ गेन तो होता ही नहीं है, ठीक। जब गेन को आप उसमें जनरली हम इसको वर्ब के टर्म्स में यूज़ करते हैं, तो मेड अ प्रॉफिट, आप मुनाफा कमाते हो, एंड दैट इज़ प्रॉफिट नॉट गेन, ठीक है। राइज रेस का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, आप कोई चीज़ कमाई करने की बात कर रहे हो, इसलिए प्रॉफिट यहाँ पे यूज़ होगा, है ना। यू मेड अ राइज नहीं, रेज नहीं, यू मेड अ प्रॉफिट। राइज रेज हम ग्राफ्स के टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 126 द फूड दैट एन एवरेज इंडियन ईट्स हैज़ बीन फाउंड टू बी डेफिशिएंट डैश विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। डेफिशिएंट के साथ में क्या लगाते हैं? बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। डेफिशिएंट के साथ में हम लगाते हैं इन।
फूड क्या है? डेफिशिएंट इन विटामिन्स एंड प्रोटीन्स, मतलब फूड में क्या नहीं है? विटामिन्स और प्रोटीन्स नहीं है। ठीक है, अगला देखो 127, द पेशेंट इज डैश ऑफ स्टमक एक। अब देखो अफ्लिक्टिंग, सफरिंग, कंप्लेनिंग, एक्सपीरियंसिंग। ठीक, देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना, ये सारे शब्द इसमें लगभग सही लग सकते हैं, लेकिन सफरिंग के साथ में हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं, तो सफरिंग भाई साहब यहाँ से चले गए। ठीक, अफ्लिक्टिंग के साथ में ऑफ नहीं लग सकता कभी भी, अफ्लिक्टिंग भाई साहब चले गए। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग के साथ में ऑफ नहीं लग सकता, ये दोनों भाई साहब चले गए। अफ्लिक्टिंग के बाद में ऑफ नहीं लग सकता, एक्सपीरियंसिंग के बाद में ऑफ नहीं लग सकता है। ठीक, कंप्लेनिंग के साथ में ऑफ लग सकता है, द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ स्टमक एक। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 128, अ गुड टीचर शुड डैश रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। इसमें क्या होना चाहिए? जो टीचर अच्छा होता है वो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स लेता है या फिर रिस्पॉन्स चाहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एलिसिट लिखा है, एलिसिट का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन या फिर किसी का रिएक्शन लेना किसी भी क्वेश्चन पे। जैसे मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड आई वांट यू टू कमेंट मी बैक, इट मीन्स आई वांट योर रिस्पॉन्स ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पे एलिसिट का मतलब ये हो गया और एग्जैक्टली हमारे टर्म्स के हिसाब से ये फिट भी बैठ रहा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेफिनेटली। ठीक, प्रोवोक का मतलब क्या होता है? देखो प्रोवोक का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन देना, है ना, या फिर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन कराना किसी से। ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर इफेक्ट होना किसी चीज़ का, ये यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, मीनिंग तो अच्छा है लेकिन हमको फिलहाल ज़रूरत इसकी नहीं है, हमको रिस्पॉन्स वाली ज़रूरत थी। कमांड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर देना, ये नहीं हो पाएगा। शुड कमांड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम स्टूडेंट्स नहीं होता है, कमांड इज ऑर्डर। ठीक है, इन्फर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सच मान लेना, इलॉजिकल है इस क्वेश्चन के हिसाब से, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 129, had he taken his degree 5 years ago, he dash got a promotion by now. कंडीशनल सेंटेंस बहुत आसान, कैसे होता है? had he taken his degree 5 years ago, क्या हो गया ये? पास्ट परफेक्ट। इधर क्या होता है? वुड या फिर एक मोडाल और साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता था। मोडाल वाला कहाँ पे है? विल है यहाँ पे, वुड है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर हैव भी लगाना है, हैव तो एक ही में है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, माइट विल बी वॉज गलत हो गए। 130, देयर विल बी अ रश फॉर सीट्स व्हेन द ट्रेन अराइव्स। कैसे आएगा? देखो ध्यान से, ये है कंडीशनल सेंटेंस का। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है? अगर मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में है, जैसे ये मेन क्लॉज है सिंपल फ्यूचर टेंस में, देयर विल बी अ रश फॉर सीट्स विल बी सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये व्हेन से यूज हुआ यानी कि ये कंडीशनल बताने लगा। ठीक है, कंडीशनल वाला कैसे होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम क्या लगाते हैं? अराइव्स या फिर अराइव होना चाहिए। एक है द ट्रेन अराइव्स। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी आंसर। सो आज के लिए 20 क्वेश्चंस आर ओवर एंड कल फिर से मिलेंगे शाम को 6 बजे। टिल देन जस्ट टेक केयर एंड कीप लर्निंग। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई है तो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।